नमस्कार दोस्तों। तो अब आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी किसी ना किसी से कि आज की पूरी दुनिया में, सिर्फ देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया में जो व्यक्ति आज की डेट में ईमानदार है वो इसीलिए ईमानदार है क्योंकि उसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ईमानदारी में अपनी जान तक दे देते हैं। जैसे हमने एक बहुत बड़े आईएएस थे खेमका साहब, उनका आपने कभी नाम सुना होगा। ठीक वैसे एक और व्यक्ति सिर्फ 28 साल की एज के बहुत ही यंग जर्नलिस्ट जो कि छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से आया करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम मुकेश चंद्राकर है। उनकी बात आज हम करने वाले इस केस की बात करने वाले हैं। मुकेश चंद्राकर एक बहुत ही नेशनल लेवल जर्नलिस्ट थे छत्तीसगढ़ के, और अचानक से उनको मार दिया जाता है। मार करके उनको सेप्टिक टैंक में उनकी बॉडी को गाड़ दिया जाता है। और ये सब चीज क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने करप्शन, पूरा जो स्कैंडल था उसको उजागर किया था, लगभग 120-150 करोड़ का, उस स्टेट में जहां पर माओइस्ट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज को सही भरण पोषण करने के लिए सरकार के पास पैसे तक नहीं है। उस स्टेट में 120-150 करोड़ का जब कोई करप्शन उजागर करता है तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों को अपने दुकान बंद होने की दिक्कत हो जाती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम ये चीज़ यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं या इसकी रेलेवेंस क्या है, यहाँ पर क्यों। इससे पहले आपको ऐसा महसूस हो, मैं क्लैरिटी से ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और थोड़ी सी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एटलीस्ट ऐसी खबरें तो आप तक पहुंचे और आप आगे तक पहुंचाओ। ये एक जिम्मेदारी की तरह इसको लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे केसेस जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये इस सड़े हुए सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो आज मुकेश चंद्राकर के ऊपर बात करने वाले हैं। पूरी कहानी समझने से पहले, पूरी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या होता है, सब डिटेल में समझेंगे। पर उसके पहले तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस, यानी कि जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नलिस्ट जो मुकेश चंद्राकर हैं हमारे आपके एज के ही हैं, ज़्यादा 28 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा डिस्टिंक्शन बना लिया था, काफ़ी अच्छा अपना नाम बना लिया था इन्होंने अपने स्टेट में और खासतौर से अपनी डिस्ट्रिक्ट में। और लोकल लेवल के जो पत्रकार होते हैं ना, जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो बिल्कुल लोकल समस्याओं को दिखाते हैं, उस तरीके की ये पत्रकारिता किया करते थे। और वहाँ पर जो खास तौर से जो माओइस्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क था इनका। माओइस्ट और स्टेट के बीच में एक ब्रिज की तरह भी कई केसेस में इन्होंने काम किया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से काम किया है। तो वो मुकेश चंद्राकर की मेन अपनी एक्सपर्टीज थी और लगातार वहां पर लोकल लेवल पर जो भी चीजें चल रही हैं उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते थे और उसको अपने लोकल न्यूज चैनल में कवर किया करते थे। उनके पास अपना एक यूट्यूब भी चैनल था और ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से आते थे। अब अचानक से क्या होता है कि मुकेश चंद्राकर जो है ना 1 तारीख को वो गायब हो जाते हैं। अब 1 तारीख को जब मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को गायब होते हैं तो फिर उनके घर वाले परेशान, उनके बड़े भाई जो है वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया, कहाँ गायब हो। जब उनके भाई से पूछताछ की गई तो उनके भाई ने बताया कि सर उनको कुछ धमकी आई थी। जब पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि उनको कुछ धमकियां आई थी, बिकॉज उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अभी रिसेंटली में करप्शन केस का उजागर किया था। एक सरकारी ठेकेदार था जिसका नाम था सुरेश चंद्राकर। ये गवर्नमेंट टेंडर्स उठाया करता था और आपको पता है कि गवर्नमेंट टेंडर्स जो लोग उठाते जनरली वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो वैसा ही ये पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड व्यक्ति था और गवर्नमेंट टेंडर्स उठाता था, पैसे वाला व्यक्ति था, इसके भाई थे और पूरी इनकी दबंगई थी, पावरफुल लोग थे। तो सुरेश चंद्राकर का एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था रोड कंस्ट्रक्शन का, उसमें पूरा करप्शन हुआ था। लगभग 120 करोड़ का करप्शन था। ये पूरा 120 करोड़ का जो करप्शन केस था इसको मुकेश चंद्राकर ने उजागर कर दिया था। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था वो सुरेश चंद्राकर जो कि सरकारी ठेकेदार है वो था, उसके भाइयों का नाम था, कुछ पॉलिटिकल लोगों का नाम था, कुछ सरकारी अधिकारियों का नाम था। उसमें सीधा सीधा उन्होंने इस चीज के ऊपर पूरी बात बताई थी कि ये पूरा 120 करोड़ का स्कैम है, इतना पैसा इसने लिया, इतना पैसा इसमें लिया। अब इससे जाहिर सी बात है सुरेश चंद्राकर टाइप के लोग जो है वो काफी नाराज थे, अधिकारी वगैरह सब काफी नाराज थे, नेता भी नाराज थे, कुछ नेता भी नाराज रहे होंगे इसमें। और इसी के बाद क्या होता है, एक्चुअली में जो मैं रोड बता रहा हूँ ना, रोड कंस्ट्रक्शन जो है, ये रोड कंस्ट्रक्शन होनी थी। एक जगह है वहां पर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, गंगला नूर से लेकर के नेलांसानार विलेज, यहां पर पूरा रोड बननी थी इतने दूर की। और इतने दूर की रोड बनने के लिए 120 करोड़ का पूरा इसमें स्कैंडल, पूरा मतलब एक तरीके से करप्शन का पूरा केस था जिसको इन्होंने उजागर किया। अब जब उन्होंने इस केस को उजागर किया तो उनके बड़े भाई ने बताया कि इसी के बाद उनको बहुत बार धमकियां मिल चुकी थी कि भाई आप ये क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट को मत छापो, और इस रिपोर्ट को जब आप बार बार छापोगे देखो दिक्कत हमें नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी। हम क्या, हमारी तो सरकार है, हमें कुछ नहीं होगा, आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए कई बार सुरेश चंद्राकर टाइप के लोगों ने उनको धमकियां दी थी। और ऐसे लोग ना, देखो यहाँ पर आप प्लीज इसको पॉलिटिक्स मत करना कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है और वो आम आदमी पार्टी का है। ऐसे लोग का हर पार्टी में कनेक्शन होता है। ऐसे लोग
सबको जानते हैं, मतलब हर पार्टी में इनको पता होता है और ऊपर तक इनकी पहुंच होती है, जिसके पास आज की डेट में तो इतना कहना बहुत आसान है, इस बात को तो कोई भी कह सकता है कि आज की डेट में जिसके पास पैसा है वो किसी भी पार्टी के बहुत हाई लेवल तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा। इट इज़ एन ओपन ट्रूथ नाउ। तो सुरेश चंद्राकर लोगों ने इनको कई बार धमकी भी दी, मुकेश चंद्राकर को, कि ये रिपोर्ट्स आप पब्लिश मत करिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो सुरेश चंद्राकर के भाई हैं उसने बताया, उनके मतलब बड़े भाई ने, मुकेश चंद्राकर जो है, जो जर्नलिस्ट थे, उनके बड़े भाई ने केस किया था, उनका नाम युकेश चंद्राकर है। उन्होंने बताया कि जो सुकेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार है, उसके भाई ने उनकी एक मीटिंग फिक्स कराई थी और लास्ट टाइम जो मीटिंग है वो करने वो गए थे, वो बता के गए थे कि भाई मैं सुरेश चंद्राकर के घर जा रहा हूँ मीटिंग करने और उनसे बातचीत करनी। उनके भाई ने एक मीटिंग फिक्स कराई है, वहां पर जा रहा हूँ। और अचानक से फिर वहां पर वो जाते हैं, बातचीत जो भी हुई होगी उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो एकदम से घर वर वापस लौटते नहीं है। तो जब उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो उनके बड़े भाई कुछ टाइम बाद, क्योंकि बता के गए थे, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी मीटिंग हुई है और उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप हमारी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करिए। उसके बाद क्या होता है कि फिर दबाव पड़ता है, जर्नलिस्ट थे भाई, बड़े जर्नलिस्ट थे, लोकल न्यूज चैनल थे, लोकल सारे जर्नलिस्ट मिल करके दबाव बनाते हैं पुलिस के ऊपर। तो फाइनली एफआईआर मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर ली जाती है उनकी। और फिर 2 दिन बाद यानी कि 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर की जो बॉडी है वो डिस्कवर होती है, जब पुलिस दबाव देने पर सुरेश चंद्राकर जो कि एक ठेकेदार था सरकारी, उसके घर पे जाती है, सर्च ऑपरेशन करती है। तो वहां पर उसके घर के पास एक उसका सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में वाटर टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में नया नया प्लस्तर हुआ था, उसको खोदा जाता है और वहां से फिर बॉडी निकलती है। पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत आराम से मिल जाएगा, आप बस मुकेश चंद्राकर वीडियो डालना, आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको उस वीडियो को दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो छत्तापाड़ा नाम करके एक जगह है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां पर सुरेश चंद्राकर का बड़ा सा घर था और उसमें वाटर टैंक था। वाटर टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की बॉडी मिलती है और उस बॉडी को पूरी फूल चुकी होती है पानी में, वो बॉडी ऊपर आ गई होती है। तो बॉडी जब मिलती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने फाइनली ईमानदारी की वजह से मुकेश चंद्राकर जर्नलिस्ट को मार दिया। उसके बाद आज कल 3 जनवरी थी, उसकी बॉडी मिल गई है, उनके भाई ने सब केस वेस सब कुछ करा दिया था, लास्ट लोकेशन, सीसीटीवी फुटेजेस सब कुछ निकाली जा चुकी है और सब पूरा कंफर्म्ड है कि सुरेश चंद्राकर ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर को मार दिया है। अब कुछ उसमें बचा नहीं, ओपन केस है, ओपन एंड शट केस है। लेकिन पुलिस अब तक किसको किसको अरेस्ट कर पाई है? पुलिस अब तक सुरेश चंद्राकर के 2 भाई यानी कि दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर को अरेस्ट कर पाई है। मेन अक्यूज जो है वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग मतलब भागा हुआ है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको पता है कि नहीं इसका रीजन, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वो अब्सकॉन्डिंग क्यों है और अभी तक क्यों गिरफ्त में नहीं आ पाया है। बिकॉज ऑफ वेरियस एफिलिएशंस, बहुत सारी पार्टियों के नाम जुड़ रहे हैं इसके साथ। मैं इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल का मुद्दा है। अब ये तो रही खबर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि ऐसे सुरेश चंद्राकर जैसे लोग, ये तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे लोग हर जगह भरे पड़े हुए हैं। और जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, ईमानदारी से भरण पोषण करना चाहता है, उसको ये नहीं करने दिया जा सकता। और ये पहली जर्नलिस्ट की मर्डर नहीं है, ऐसे कईयों जर्नलिस्ट को मारा जा चुका है। मैं इस केस को आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं? क्योंकि जिस व्यक्ति की का मर्डर हुआ है ना, जो मुकेश चंद्राकर हैं, उनकी एज 28 ही साल थी सिर्फ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े, इतनी ही सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। सबसे बड़ा एक केस हुआ था साल 2021 का केस था ये, जहां पर एक हमारे सीआरपीएफ जवान थे, इनका नाम था राकेश्वर सिंह मनहास। उन सीआरपीएफ के जवान को माओइस्ट ने वहां पर अबडक्ट कर लिया था और माओइस्ट जो है उनको गिरफ्त में लिए हुए थे अपने। उसमें मुकेश चंद्राकर ने माओइस्ट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, मतलब स्टेट पुलिस के बीच में बहुत बड़ी समझौता कराई थी और उसके बाद जाकर एकदम सही सलामत राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ा था माओइस्ट ने। और पुलिस ने इसके लिए क्रेडिट भी किया था काफी ज्यादा मुकेश चंद्राकर को। इसके साथ साथ जितना भी स्टेट में माओइस्ट प्रॉब्लम चल रही है, ट्राइबल कम्युनिटीज की जो प्रॉब्लम है, उनको और सरकार के बीच में जो इश्यूज चलते हैं उसको भी काफी ज्यादा उजागर करते रहते थे मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए काफी पॉपुलैरिटी थी उस पूरे एरिया में इनकी, और ये लोकल न्यूज को इसी तरीके से लाया करते थे। वैसे व्यक्ति को एक सरकारी ठेकेदार ने एक करप्शन के केस की वजह से मार दिया। अगर वो करप्शन का केस था और वो उसका एफिलिएशन इतना ही था तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, शायद उसके ठेके छिन जाते या शायद उसके ऊपर केस चलता और वो जेल जाता। इससे अच्छा था कि उसको, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसको चुप करा दिया जाए। और सबसे आसान चीज़ आज की डेट में यही होती है कि अगर कोई बोल रहा है और उसके बोलने से हमें दिक्कत है तो आप उसको चुप करा दो हमेशा के लिए।